आवाज सुनाई दी। अपना फोन तो नंबर को फोन कर दो। अच्छा, आज अंतर्राष्ट्रीय टैप टू इनवाइट व्यूअर कौन सी टैप करोगे? अच्छा, आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में इस फेसबुक लाइव में आप सबों का स्वागत है। ये फेसबुक लाइव साहित्यिक बतकही बेसिकली आज से ही शुरू हो रहा है और इसमें जो हमारे कुछ छात्र हैं वो लोगों ने तय किया है कि आज हम लोग इसकी शुरुआत, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मई दिवस है, इस मई दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग इस पर बातचीत करेंगे। तो मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूं। चूंकि मई दिवस के बारे में हम लोग सुनते आए हैं, लेकिन जानते कितने लोग हैं, जानने का प्रयास हम लोग कितने करते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। फिर भी हम लोग अपनी बात को, मैं आज के इस चर्चा में अपनी बात को मैं दो भागों में रखूंगा। पहली बात कि मई दिवस है क्या। हम लोगों ने सुन रखा है, कुछ लोग जानते भी होंगे, लेकिन बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे या सुनी सुनाई बात होगी। एक तो मैं अपने वक्तव्य के एक हिस्से में मई दिवस क्या है, क्यों है, और दूसरा जो आज का विषय है, वर्तमान संदर्भ में मई दिवस की प्रासंगिकता। संक्षेप में मैं इस पर बात रखूंगा, विस्तारित जाने का अवकाश नहीं है। विस्तारित जाने से सारी चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बिना डिस्कशन के समझ में नहीं आएगी। फिर भी अपनी बात को मैं रखने का प्रयास करूंगा। हम लोग बचपन से, जो लोग जहां हैं, बचपन से ही हम लोग ये सुनते आए हैं कि मई दिवस 1 मई को हर साल पूरे विश्व के स्तर पर मनाया जाता है। इस मई दिवस की शुरुआत जो को लेकर के विभिन्न तरह के मत हैं, विभिन्न तरह की बातें हैं, वो ये कि 1886 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर के हे मार्केट में कुछ मजदूर संगठित रूप से इकट्ठे हुए और उन्होंने ये डिमांड रखा। इसके पहले मैं एक बात बता दूं कि 1886 के पहले इंग्लैंड में मजदूरों ने काम के अधिकार के लिए जो आंदोलन किया था, उसमें 10 घंटा उनके काम को स्वीकृति मिली थी। श्रम के जो वो मजदूर, कोई भी मजदूर कहने का मतलब जो काम करते हैं, रोजगार करते हैं, सरकारी क्षेत्र हो, गैर सरकारी क्षेत्र हो, कहीं भी हो, वो मजदूरों ने ये आंदोलन करके इंग्लैंड में 10 घंटा अपनी मांग को मनवा लिया था मालिक पक्ष की ओर से। लेकिन ये सारे जगहों पर, सारे देश में, सारे मालिकों के द्वारा ये लागू नहीं किया गया था। कहीं कहीं पर ये 12 घंटा, 15 घंटा, 18 घंटा मजदूरों से काम लिया जाता था। उस 1886 के मई महीने में मजदूर संगठित रूप से इकट्ठा हुए और मालिक पक्ष को जाकर के ये बात कहने के लिए, क्योंकि सरकार जो थी वो पूंजीपति के अधीन थी और वो अपनी बात को रखने के लिए कि हमें काम के अधिकार को एक और सुनिश्चित रखना है, शोषण से मुक्ति चाहिए, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण था काम के घंटे को निर्धारित करना है।
इस पर मालिक पक्ष ने मजदूरों के ऊपर गोलियां बरसाई, काफी बड़ी संख्या में मजदूर मारे गए और उनके कपड़े जो रक्त से रंजित हुए थे, उसी कपड़े को लेकर मजदूरों ने अपना एक संगठन पूरे वहां पर उसे अपना झंडा बनाया। काफी लोग मारे गए थे, श्रमिक मारे गए थे। मजदूर के मरने का ना शासक वर्ग के ऊपर कोई असर पड़ा था, ना मालिकों के ऊपर कोई असर पड़ा था। लेकिन 1889 में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठनों ने 1 मई को श्रमिक दिवस के रूप में पालन करने का सिद्धांत लिया था। 1889 1889 ईस्वी में 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाने का सिद्धांत लिया गया था। और पहले विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1919 ईस्वी में ILO की स्थापना हुई, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और उस लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 1919 ईस्वी में 1 मई को श्रमिक दिवस के रूप में घोषणा की। अर्थात पूरे विश्व के स्तर पर 1919 से ये मई दिवस मनाने की प्रथा या मई दिवस को श्रमिक दिवस के रूप में 1 मई को श्रमिक दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई। हमारे देश में तब तक हमारा देश पराधीन था। पराधीन देश में 1923 ईस्वी में सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में समुद्र के किनारे मई दिवस पहली बार 1923 ईस्वी में मई दिवस की शुरुआत हमारे देश में हुई। और उसके बाद हम लोग जानते हैं 1919 के पहले रशियन रिवॉल्यूशन हो चुका था। रशियन रिवॉल्यूशन के होने के चलते पूरे विश्व में एक मजदूर श्रमजीवी जनता के पक्ष में एक शक्ति काम कर रही थी, जिसके चलते मजदूरों के बारे में, उनके हित के बारे में, उनके संगठन, उनके अधिकार, इन सब की चर्चाएं होने लगी। और 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम और 8 घंटा मनोरंजन, 8 घंटा काम, 8 घंटा विश्राम और 8 घंटा मनोरंजन, ये मजदूरों का अधिकार हो गया। तब से लेकर आज तक मई दिवस को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये विश्व का सबसे अधिक लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला एक कार्यक्रम है मई दिवस। विश्व के प्रत्येक देश में, जहां जाति धर्म निर्विशेष प्रत्येक देश में यह मनाया जाता है। अब मई दिवस हम मनाते हैं, मजदूरों को याद करते हैं, उन शहीदों को याद करते हैं, उनके द्वारा जो योगदान था, जिसके चलते आज मजदूर, चाहे जो संगठित क्षेत्र या असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर, अपने आप को, अपने अधिकार के प्रति लड़ाई करते हैं, संगठित होते हैं। ये चला आ रहा है। अब मूल बात है कि 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक के आसपास एक घटना घटती है अमेरिका के शिकागो शहर में। और 21वीं शताब्दी के द्वितीय दशक के बाद, तीसरे दशक के आरंभ में, जब हम इस मई दिवस की प्रासंगिकता पर विचार करते हैं, तो निश्चित तौर से हमें 2-3 बिंदुओं पर बात रखनी होगी। क्योंकि 1886 में शिकागो शहर के हे मार्केट की घटना और उसके बाद पूरे विश्व में
भयंकर बदलाव, क्योंकि 1886 में, उसके पहले 1848 ईस्वी में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का गठन का प्रकाशन हो चुका था। पेरिकोमिन का गठन हुआ था, पेरिकोमिन फेल हुआ था। ये सब डिटेल्स में जानने की बात है। मैं संक्षेप में अपनी मूल बात को रखने के लिए मैं उन चीजों को संक्षेप में कह रहा हूं। अगर किसी विद्यार्थी को उस पर ज्यादा जानकारी चाहिए तो वो निश्चित तौर से हमसे कांटेक्ट कर सकता है, जिस किसी को भी चाहिए। 1917 की रूस की क्रांति, और रूस की क्रांति की सफलता, वहां पर समाजवाद की स्थापना के बाद औपनिवेशिक शासन व्यवस्था के नींव का हिलना, पूरे विश्व के पैमाने पर जितना भी उपनिवेश था, उन तमाम उपनिवेशों में आजादी की मांग, और आजादी की मांग के चलते जिसका फल हम लोगों ने भी भोगा। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और उस द्वितीय विश्व युद्ध में रूस की भूमिका, हिटलर जो फैसीवाद था, जो पूरे विश्व को अपने कब्जे में करना चाह रहा था बल छल के बल पर, उस हिटलर की सेना को हरा देना रूस की सेना ने, और द्वितीय विश्व युद्ध को सिर्फ जीतना नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व को बचा देने का जो काम रूस ने किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहले विश्व युद्ध, रूस की क्रांति, समाजवाद की स्थापना, और उस समाजवाद से द्वितीय विश्व युद्ध तक। द्वितीय विश्व युद्ध में जब पूरे विश्व की शक्ति एक बैलेंस्ड हुई थी, एक तरफ साम्राज्यवादी ताकत, दूसरी ओर समाजवादी ताकत, रसिया के नेतृत्व में जब द्वितीय विश्व युद्ध जीता गया, जीतने के बाद जो औपनिवेशिक देश थे, साम्राज्यवादी या पूंजीवादी ताकतों के द्वारा बनाए गए, वहां पर स्वाधीनता के लिए और गतिविधि तेज हुई। और तब हम लोगों ने देखा, उसी समय चीन आजाद हो रहा है, उसी समय भारत आजाद हो रहा है, पाकिस्तान तो भारत का ही अंग था। विश्व के कई देश धीरे धीरे आजाद होना शुरू होते हैं, और आजाद होने के साथ साथ जो देश में मूलतः देश का विकास, देश किस दिशा में चलेगा, देश की आर्थिक नीति क्या होगी, देश की विदेशिक नीति क्या होगी, ये सब अपने अपने देश तय करने लग गए। इतना बदलाव आया 1886 से लेकर के, अगर 1947 1950 तक हम बात करें तो हमारे देश में और पूरे विश्व में एक बदलाव है। अब उस बदलाव के बाद अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो नेहरू की जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, न समाजवाद की ओर न पूंजीवाद की ओर, मिक्स्ड इकोनॉमी की बड़ा और बृहद शिल्प राष्ट्र करेगा, जिसमें अधिक पूंजी लगेगी, अधिक लोग काम करेंगे, अधिक दिनों तक काम होगा, मुनाफा कम होगा, वो राष्ट्र करेगा। और जहां कम पूंजी में तत्काल मुनाफा होगा वो प्राइवेट करेगा। इस तरह की एक मिश्र अर्थव्यवस्था जिसको हम कह सकते हैं, ये मिश्र अर्थव्यवस्था उस समय लागू हुई। उस समय बड़े बड़े जो उद्योगपति थे, बड़े बड़े पूंजीपति थे हमारे देश में, उनके बस की बात नहीं थी कि रेल को चला लेना। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, चित्तरंजन लोकोमोटिव, भानपुर, इसको, ऐसे जो कारखाने पूरे भारतवर्ष में हैं, इस तरह के कारखानों को चला लेना भी इन पूंजीपतियों के बस की बात नहीं थी। टाटा ने अपना कारखाना खुद लगाया था। तो ये सारे बड़े बड़े कल कारखाने, जो रेल का परिचालन, ये सारा पूरे देश में रोड सड़क जोड़ना, ये सारा काम सरकार के जिम्मे आया। और सरकार ने जो भी हो, हम आज से खड़े होकर के पीछे की ओर देख करके निश्चित तौर से सारी चीजों की समालोचना नहीं कर सकते, लेकिन रसिया और उस जैसे देशों की मदद से हमारे देश में शिल्प उद्योग का विकास हुआ। आज जब हम देखते हैं कि 1990-91 में रसिया का विघटन हुआ, वहां समाजवाद समाप्त हुआ, उसके बाद से पूरे विश्व का जो
बैलेंस्ड है वो बैलेंस्ड बिगड़ा हुआ है। मैं अपनी बात पर आ रहा हूं फिर से। जो आज मई दिवस, ऐतिहासिक मई दिवस की मूल स्थापना है मजदूरों के अधिकार की बात, 8 घंटा काम, 8 घंटा विश्राम और 8 घंटा मनोरंजन। लेकिन आज जब हम देखते हैं, कुछ लोगों को ये लग सकता है कि ये बातें जो है वो श्रमिक, शिल्प, देश विदेश इस पर हो रही है। लेकिन ये जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कहीं न कहीं प्रभाव डालती है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन इससे संबंधित होता है। 1991 में जब यूएसएसआर का पतन हुआ, सब लोगों ने पढ़ा होगा, यूएसएसआर जब विखंडित हुआ, रसिया जब समाप्त हुआ, उस समय लोगों को लगा था कि कुछ अच्छा होगा। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने देखा कि विश्व में जो पूंजीवादी व्यवस्था जो है वो पूरे विश्व में पूंजीवादी व्यवस्था हावी हुई, क्योंकि समाजवादी व्यवस्था जो ताकत थी वो ताकत समाप्त होने के परिणाम स्वरूप पूरे विश्व में उदार नीति लागू हुई। हमारे देश में भी 91-92 में जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, उस समय उदार नीति लागू हुई। उदार नीति लागू होने के, उदार नीति के प्रवक्ताओं ने ये बार बार कही थी कि उदार नीति लागू होने से देश में समृद्धि आएगी, देश में विकास होगा, रोजगार के संसाधन बनेंगे, रोजगार की संभावनाएं बनेंगी। लेकिन 1991 के बाद से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से उदार नीति के नाम पर जो ये मई दिवस का मूल आह्वान है, मई दिवस का मूल आह्वान है कि श्रम का वैश्वीकरण हो, श्रम का, लेकिन यहां पर पूंजी का वैश्वीकरण हो रहा है। यहां पर दुनिया के मजदूरों की एक होने की बात हो रही है, लेकिन वहां पर दुनिया के पूंजीपति एक हो रहे हैं। निश्चित तौर पर पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपति अपने हित की बात करेगा, अपने लाभ के लिए सोचेगा, मुनाफे का कारोबार चाहेगा। वो श्रमिक और आम जनता के हित की बात नहीं सोचेगा। जो साम्राज्यवादी या पूंजीवादी व्यवस्था रशियन रिवॉल्यूशन के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो वेलफेयर श्रमिकों का, पूरे विश्व में श्रमिकों का वेलफेयर शुरू हुआ था, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर श्रमिक और किसान एक हो गए तो इस व्यवस्था को खत्म कर देंगे। वेलफेयर शुरू हुआ था। याद होगा, अगर जरा सा इतिहास को हम लोग देखने का प्रयास करें तो मजदूरों के घूमने के लिए, जो संगठित क्षेत्र के हैं विशेष करके, उनके लिए मनोरंजन के साधन, उनके लिए और सारी सुविधाओं को ध्यान में रखा जा रहा था, क्योंकि उनको पता था कि अगर मजदूर संगठित होकर के अपने अधिकार के प्रति सचेत हो गए तो ये पूंजीपति टिक नहीं पाएंगे, कुछ बहुत कम संख्या में। और आज यही पूंजीपति उदार नीति के नाम पर नियमों को थोप रहे हैं। अब हम लोग जो सीधे तौर पर पढ़ते लिखते हैं, पढ़ने पढ़ाने का काम है हम लोगों को, हम लोग जो है सीधे तौर पर कैसे इससे प्रभावित होते हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। उदार नीति ने जो सबसे पहला काम किया, बाजार को खोला। बाजार खुलने के बाद, जैसे घर में जब थोड़ी बहुत उमस हो और हम खिड़की खोल दें, दरवाजा खोल दें, तो निश्चित तौर पर हवा तो आएगी, लेकिन उस हवा के साथ प्रदूषण भी होगा, लू भी हो सकती है, ठंडा का बारिश का पानी भी हो सकता है। अर्थात हमने सिर्फ हवा के लिए, इस उमस को दूर करने के लिए उदारी दरवाजा खिड़की खोला था, लेकिन उसके साथ साथ ये सारी चीजें भी आने लगी है। तो उसका जो दुष्परिणाम है, उस दुष्परिणाम के बारे में हमें नहीं बताया गया, हमें बताया गया उसके अच्छे परिणाम के बारे में। लेकिन जब हम आज लगभग 30-32 साल बाद
भारतवर्ष में उदारीकरण लागू होने के 30 वर्ष बाद जब हम देखते हैं कि पूंजीवाद किस तरीके से हमारे आपसी संबंधों में तो वो एक विभेद पैदा कर ही रहा है, हमारे भविष्य को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है। हो सकता है 30 वर्षों में बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनी हो, नई नई गाड़ियां आई हो हमारे देश में, नए नए धन कुबेर बने हो हमारे देश में, लेकिन ये भी सही है कि इस 30 साल में गरीब और गरीब हुआ है, अमीर और अमीर हुआ है। इस 30 साल में रोजगार के साधन कम हुए हैं। रोजगार में एक चीज मैं बता दूं कि रोजगार अगर उत्पादन से संबंधित हो तो वो देश के विकास में काम आता है, लेकिन सिर्फ रोजगार वो दिखने के लिए दिखता है कि हाँ पैसा आया है, रोजगार हुआ है, लेकिन वो मूलतः वो राष्ट्र और देश के विकास में काम नहीं आता है। अब हम लोग जो पिछले 30 वर्षों से हम लोगों ने देख रहे हैं कि धीरे धीरे संगठित शिल्प है, जहां पर कि हमारे छात्र पढ़ाई लिखाई करने के बाद रोजगार की संभावनाओं को तलाश सकते थे, चाहे वो रेल हो, चाहे वो विभिन्न बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हो, चाहे वो बैंक हो। इन तमाम जगहों पर वो अपने रोजगार के मौकों को ढूंढ सकते थे। लेकिन इन 30 वर्षों में और खास करके विगत 7-8 वर्षों में जो हम लोग देख रहे हैं कि भयावह रूप हमारे सामने में है। निश्चित तौर से जब हम इस रोजगार के संसाधनों को, रोजगार की संभावनाओं को तलाशते हैं और कुछ नहीं पाने की स्थिति में जब हम अपने आप को पाते हैं तो हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर अचानक ऐसा क्यों हो रहा है। लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। एक तरफ बेरोजगार उत्पन्न हो रहे हैं और दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि इस उदार नीति के फलस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में बाजारीकरण, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बाजारीकरण, जिसके चलते मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग, खास करके निम्न वर्ग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है। और जब हम देखते हैं कि जो स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय या मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की जो फीस है वो फीस इतनी बढ़ गई है कि साधारण लोग अपने बच्चों को वहां तक पढ़ा नहीं पाएंगे, जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य राष्ट्र का दायित्व होना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य हर आदमी का मौलिक अधिकार है, होना चाहिए। लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो दुरावस्था हमारे देश में है, शिक्षा के क्षेत्र में जो भयंकर एक व्यवसायीकरण जो हमारे देश में है, तो निश्चित तौर पर हमको ये सोचना होगा कि ये आखिर क्यों हुआ है। हमको ये सोचना होगा कि कौन सी व्यवस्था बढ़िया है। हमें ये सोचना होगा क्योंकि हम आज जिस 21वीं सदी के 21वीं साल में हम लोग खड़े हैं, निश्चित तौर पर हमको आज ये सोचना ही पड़ेगा कि आने वाला भविष्य कैसा होगा। एक कोरोना महामारी ने हमारी पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति को दिखला दिया। आज कोरोना किसी को भी हो सकता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, जवान हो, किसी को भी हो सकता है। लेकिन उसका इलाज क्या होगा? सरकारी तंत्र पूरी तरह से फेल है और लाखों लाख रुपया का बिल देकर के हर आदमी इलाज नहीं करवा सकता। इसलिए मई दिवस जो है, मजदूरों ने अपने अधिकार के लिए 8 घंटा काम, 8 घंटा विश्राम और 8 घंटा मनोरंजन
और इस अधिकार में 8 घंटा काम, इस 8 घंटा बांध देने में जो वो पूंजीपतियों, मिल मालिकों या आज जो कॉरपोरेट के इशारे पर चलने वाली सरकारों के विरुद्ध में उनकी जो मुनाफाखोरी है, उस मुनाफाखोरी को कम करने का प्रयास किया था। क्योंकि वो 8 घंटा जितना ज्यादा काम करेंगे वो मजदूर जो है अपने श्रम को बेचता है और उस श्रम को लेकर मालिक या सरकार वस्तु उत्पादित करती है और उस उत्पादित वस्तु को बाजार में बेच करके मालिक या सरकार मुनाफा कमाती है। तो निश्चित तौर पर उस मुनाफे में से श्रमिक का भी अधिकार हुआ। ये गुण बातें हैं, ये सब सोचने की आवश्यकता है। तो जब हम अपने अधिकार की बात करें, जैसा कि मई दिवस में मजदूरों ने मई दिवस के आंदोलन में जो बार बार मजदूर वर्ग या साधारण जनता इस चीज को याद करती है, वो अपने अधिकारों के लिए लड़े थे। और आज मैंने पहले कहा, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, रहने के लिए वासस्थान, खाने के लिए भोजन, कपड़ा, ये हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार होना चाहिए। लेकिन आज के संदर्भ में जो आज की हम लोग प्रासंगिकता पर बात कर रहे हैं, आज हम लोग देख रहे हैं रोजगार के दरवाजे बंद हो रहे हैं। कृषि कानून के माध्यम से कृषि को भी कॉरपोरेट के हाथ में बेच देने की एक पूरी साजिश हो रही है। कृषि को भी बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों के हाथ में ये कृषि चला जाएगा। रोजगार खत्म है, शिक्षा प्राइवेट हो ही चुका है, चिकित्सा जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से प्राइवेट करने की एक साजिश चल रही है। तो आदमी करेगा क्या? इसलिए हम जो छात्र हैं, जो पढ़ते पढ़ाते हैं, हम जो शिक्षक हैं, हम जो समाज के तथाकथित अपने आप को शिक्षित वर्ग कहते हैं, सचेतन कहने का प्रयास करते हैं, हम अपने आप को समाज में सचेतन कहलाते हैं या दिखने का प्रयास करते हैं। हमारा ये दायित्व बनता है कि हम लोगों से इस विषय में बात करें, आपस में चर्चा करें, पढ़ने का प्रयास करें। किसी की बातों को सुन करके, किसी की बातों को अंधानुकरण करके हम ये न करें। क्योंकि आज जो है मई दिवस है, मई दिवस के दिन मजदूरों ने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई की थी, उस अधिकार को प्राप्त किया था। धीरे धीरे 135 वर्ष में मजदूरों के द्वारा पाए गए अधिकार को विभिन्न जगहों पर पूंजीवादी व्यवस्था के तहत विभिन्न सरकारों ने कॉरपोरेट के इशारे पर उसे ध्वस्त करने का काम किया और कर रही है। भारतवर्ष में भी जो 8 घंटा अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति प्राप्त है मजदूरों के काम करने का, भारतवर्ष में भी श्रम कानून 2019 और 20 उसके तहत काम के अधिकार को 8 घंटा जो था उससे 12 घंटा किया जा सकता है, 15 घंटा किया जा सकता है। ये मालिक पक्ष के ऊपर में, उसके जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, वेतन बोर्ड नहीं है, सुरक्षा के कोई व्यवस्था नहीं है। ये जो तमाम चीजें हैं वो हमारे देश में भी लागू होने जा रही है। तो हमारे देश में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, श्रम, इन तमाम चीजों पर चौतरफा हमला हो रहा है। इसलिए आज जो मई दिवस है, इस मई दिवस को हमको याद करने की आवश्यकता है। मई दिवस को अधिक से अधिक जानने की आवश्यकता है। मुझे नहीं लगता है कि इस विषय पर अपनी बात को रखने के लिए थोड़ा सा समय बहुत ज्यादा नहीं है। इसके लिए मैंने ये संकेत रूप में तमाम बातों को कहा है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस पर गहराई से पढ़िए। बहुत सारी चीजें हमारे सामने में उपलब्ध है, उनको पढ़ करके उनको समझने का प्रयास, उनको जानने का प्रयास
और अगर संभव हो सके, नहीं समझ में आए तो जो भी हो, गुरुजन हो, आपस में दोस्त हो, बातचीत करो, सीनियर जूनियर सब बातचीत करो इस पर फिर से। नहीं तो ये जो संकट है हमारा तो हो जाएगा, तुम लोग जो कॉलेज में पढ़ रहे हो, विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हो जाएगा, लेकिन शिक्षा पॉलिसी के तहत सारे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय को प्राइवेट कर दिया जाएगा। आज जब थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगता है तो गार्जियन के ऊपर में दबाव पड़ता है, कल को अगर पूरा का पूरा पैसा देना पड़ जाए प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट स्कूल, तो निश्चित तौर से एक और छात्रों के ऊपर बोझ बनेगा, और दूसरी ओर जो अभिभावक हैं, जो टीचर है वहां के, उन टीचरों की भी जॉब की गारंटी नहीं होगी। तो जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं आगे चल करके जॉब करेंगे, नौकरी करेंगे, चाहे वो स्कूल में हो, बैंक में हो, रेल में हो, प्राइवेट में हो, सरकारी में। सरकारी उपक्रम लगभग बंद हो रहे हैं, तो वहां पर उनका अधिकार नहीं रहेगा, वहां पर उनकी जॉब की गारंटी नहीं रहेगी। तो ये लड़ाई अगर अभी से इसके बारे में जागरूक अगर हम नहीं होते हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास नहीं करते हैं, इसके बारे में समझने का प्रयास नहीं करते हैं, तो इट इज टू मच लेट, बहुत देर हो चुका रहेगा। इसलिए मैं और ज्यादा विस्तारित न जाकर के अपनी बात को मैं यहीं पर विराम देना चाहूंगा। कुछ लोगों को ये बातें अच्छी लगी होंगी, कुछ लोगों को हो सकता है बात समझ में ना आई हो। अगर कोई इच्छुक है तो वो निश्चित तौर से हमसे संपर्क कर सकते हैं, इसको डिस्कस की जा सकती है। तब तक के लिए अगली जब कोई बात होगी, बातचीत होगी आपस में, तब हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।